नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार और आप हैं कल एजुकेशन चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये पेपर है, कोई भी पेपर अगर आपने लिख रखा है तो उस पेपर को सबमिट करना है तो कैसे आप फाइंड आउट करें राइट जर्नल कि आपको किस जर्नल में पेपर को सेंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को, या फिर हम जो यंग रिसर्चर हैं, जो भी यंग रिसर्चर है जो कि अभी नए इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो उनके साथ में ये प्रॉब्लम्स आती है और उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको ये, क्योंकि जनरली उनको नहीं पता होता है जर्नल्स के बारे में, कौन सा जर्नल सही है, कौन सा गलत जर्नल है, कौन से कैसे जर्नल पे भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, या फिर जनरल कैसे पता चलेगा कि वो सूटेबल है या नहीं है। लाइक आपने कोई पेपर लिखा है तो ठीक है, तो सूटेबिलिटी उसकी होती है, आप हर जर्नल में उसको नहीं भेज सकते हैं। लाइक अभी आपने कोई केमिस्ट्री के जर्नल का पेपर, आपने केमिस्ट्री का पेपर लिखा हुआ है, ठीक है, और फिजिक्स वाले में भेजना चाहते हैं, फिजिक्स वाला जर्नल है, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर जर्नल का एक एम एंड स्कोप होता है। ठीक है, जितने भी जर्नल्स होते हैं सभी का एक एम एंड स्कोप होता है। जब जर्नल के होम पेज पर जाएंगे तो आप वहाँ पे पता चलेगा आपको कि वहाँ पे उसका एम एंड स्कोप लिखा हुआ है, और उसी एम एंड स्कोप के बेसिस पर वो अपना क्राइटेरिया जो सेट कर रखा है, उसी के अंडर में जो भी टॉपिक फॉल करते हैं, सिर्फ उन्हीं पेपर को जर्नल एडिटर कंसीडर करते हैं पब्लिकेशन के लिए। अदरवाइज बाकी और जो जर्नल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल की वेबसाइट पे ले जा करके आपको दिखा दूंगा कि एम एन स्कोप क्या होता है। तो उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें, उसके बाद फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे जर्नल, ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे एक किसी भी एक जर्नल होम पेज को मैं खोल लेता हूँ। लाइक अभी हम जर्नल ऑफ इन्वामेंटल मैनेजमेंट है, जर्नल ऑफ इन्वामेंटल मैनेजमेंट। लाइक ये क्लीनर प्रोडक्शन ऊपर दिखा रहा है, तो ऊपर चले जाते हैं इसी पे सीधे। ठीक है, ये इसके होम पेज पर जाना है यहाँ पे हमें। ठीक है, अब ये होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पर यहाँ पे सबमिट एन आर्टिकल एम एड स्कोप, यहाँ पे सब कुछ पड़ा होगा आपको, जैसे अबाउट द जर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के जिसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे ये है व्यू फुल एम स्कोप, फुल एम एंड स्कोप। ठीक है, अभी आप जब यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको पूरा फुल एम एंड स्कोप आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है शायद, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम डेस्कटॉप वर्जन में कर लेते हैं। ठीक है, अभी डेस्कटॉप में आ गए, अभी आपको सारी चीज़ें दिखेंगी इसमें। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एम स्कोप यहाँ पे पड़ा हुआ है इस जर्नल का। इस जर्नल के जितने भी एम स्कोप है, कि या एम स्कोप का मतलब, एम एंड स्कोप का मतलब ये हुआ लाइक किस फील्ड से रिलेटेड जो पेपर होंगे, किस किस फील्ड से रिलेटेड जो पेपर होंगे वो ये जर्नल में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर लिखा द जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांसडिसिप्लिनरी जर्नल focusing on cleaner production, environmental and sustainable research and practice. So through our published article we aim to helping सोसाइटीज़ बिकम मोर सुटेबल। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पे इसके सब्जेक्ट एरिया, आप अब नीचे देखिए, सबसे नीचे आप आकर के देखेंगे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट एरिया इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, तो क्लीनर प्रोडक्शन एंड टेक्निकल प्रोसेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल कंजम्पशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सारे के सारे इसके स्कोप हैं इसके। ठीक है, एम्स एंड स्कोप इसके यही हैं। इसी के अंडर में जो भी टॉपिक इसके अंडर में फॉल हो रहा है, तो देन उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई पेपर होगा तब ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज ये पेपर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी जैसे अभी आपको नहीं ये देखा है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्लांट साइंस जनरल। ठीक है, प्लांट साइंस जनरल आपने डाला, जैसे आप प्लांट साइंस जनरल डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये मिल गया, सबसे ऊपर ही है। ठीक है, अब ये एल्सवियर का ही जर्नल है। ठीक है, ये भी एक एल्सवियर का जर्नल है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे वीवा एम एंड स्कोप है। ठीक है, अब इसके एम एंड स्कोप यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, सारे इसके एम स्कोप आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे आपको, तो जितना कुछ इसका डेटा, आप इसको ध्यान से रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टॉपिक, अगर आप बॉटनी से बिलोंग करते हैं या प्लांट साइंस से बिलोंग करते हैं, तो प्लांट साइंस के अंडर में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आप सर्च करके आप ढूंढ सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक में जो
ब्लैक में ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे जो भी आपका टॉपिक, जिस टॉपिक में आप फॉलो करते हैं उसी टॉपिक उस अगर इसमें से आपका रिलेटेड है तो आप इसमें पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। आप इसको सबमिट करेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। वैसे ही आपको हम दूसरे जर्नल के एक और दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और जर्नल ये दिखा रहा है, फ्रंटायर इन प्लांट साइंस, ठीक है। तो फ्रंटायर इन प्लांट साइंस ये भी एक जर्नल है, लेकिन ये फ्रंटायर पब्लिशर है, उसका जर्नल है, ठीक है। इसका भी एम स्कोप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑथर गाइडलाइन, सबमिट योर रिसर्च पेपर, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिकेशन फीस, आर्टिकल, रिसर्च टॉपिक, ये जर्नल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। जितना भी जो कुछ भी आप देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जो भी चीज़ें इसमें से आप देखना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी जर्नल में पेपर भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो होता क्या है, जितने पब्लिशर हैं सारे के सारे पब्लिशर ने अपना एक, जितने भी पब्लिशर हैं, आप जितने भी पब्लिशर देखोगे ऑलमोस्ट सारे पब्लिशर्स हैं, उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है। सिस्टम बना रखा है और सिस्टम उनका जो सर्च सिस्टम है, आप उस सर्च सिस्टम पे जा करके आप देखोगे तो मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं जर्नल फाइंडर या जर्नल फाइंडर ही बोलते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे JOURNAL जर्नल फाइंडर आप टाइप करेंगे और उसके आगे उस जर्नल का, उस पब्लिशर का नाम डाल दीजिए। जैसे मैं एल्सेवियर का ढूंढने जा रहा हूँ तो एल्सेवियर के में जा करके एल्सेवियर डाल देंगे तो जर्नल फाइंडर एल्सेवियर, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल फाइंडर और एल्सेवियर का ये देखिए यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, फाइंड जर्नल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप दो डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए पेपर टाइटल, पेपर अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पेपर टाइटल और पेपर अब्स्ट्रैक्ट, अब इसके लिए आपको, मेरे पास जो पड़ा हुआ है पेपर ऑलरेडी, जो मेरा वो ऑलरेडी वैसे पब्लिश है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए काफ़ी है ये, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। तो उसके बेसिस पे हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा एक पेपर है, ठीक है, ड्राफ्ट मेरा रेडी है और ड्राफ्ट रेडी है। अब इसको लेकर के हमको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल को कॉपी करना है। टाइटल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और इसको जा कर के यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही हमको अब्स्ट्रैक्ट लेना है। अब ये मत समझिए कि अगर आपने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट या फिर टाइटल वगैरह आपने सबमिट कर दिया तो आपका पेपर लीक हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा माइंड में बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि ये सर्च करने के लिए ही वेबसाइट, ये जो वेबसाइट डेवलप की गई है वो सर्च करने के लिए ही वेबसाइट डेवलप की गई है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप टेंशन में आ जाओ, परेशान हो जाओ कि यार मेरा पेपर कहीं कोई और, या फिर कहीं और सेव ना हो जाए, नहीं तो फिर इसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये आपने सर्च किया, अब यहाँ पे आप फाइंड जर्नल है, ठीक है। अगर और रिफाइन करना चाहते हो, यहाँ पे रिफाइन करने के और भी ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कीवर्ड, अगर कुछ आप डालना चाहते हो तो कीवर्ड डाल करके उसके अलावा थोड़ा रिफाइनमेंट और हो जाएगा, मतलब जो जर्नल सेलेक्ट होकर के आएंगे वो और आपके एरिया से बिलोंग करते हुए आएंगे। उसके अलावा फील्ड ऑफ रिसर्च, फील्ड ऑफ रिसर्च अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे फील्ड, एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक है, इन्वायरमेंटल साइंस, इम्यूनोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, फार्माटॉक्सिकोलॉजी है, ये सारे के सारे इसमें कई सारे फील्ड हैं, ठीक है। तो आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, मेडिसिन से, नर्सिंग से, वेटनरी से, डिस्ट्री से, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आप उस फील्ड को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा भी फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि केवल एक ही। जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, लाइक मैंने ये एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फिर से ऑप्शन आ गया है, तो अभी मैं एक इसमें और इन्वायरमेंटल साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक और भी आप मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें केमिस्ट्री सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फाइंड जर्नल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब फाइंड जर्नल पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको एक नए पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सारे के सारे पेपर दिखा रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे जर्नल्स दिखा रहा है, जितने सारे जर्नल हैं यहाँ पे वो सारे के सारे जर्नल दिखा रहा है, कौन कौन से जर्नल आपको सजेस्ट किए गए हैं, मीन्स आप किस किस जर्नल में आप इस पेपर को सेंड कर सकते हो। ये पूरी एक लिस्ट है, तो करीबन ये 50, 40, 50, 30, 20 ऐसे करके जिस हिसाब से आपका टॉपिक होता है उस हिसाब से ये 20, 30, 40 तक जर्नल एक बार में ही आपको सजेस्ट कर देगा, ठीक है। एक ही बार में आपको ये
ये 20-30 जर्नल आपको दिखा दिया है इसमें, आप इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा इसमें से भी, क्योंकि 20-30 जर्नल मिल गए हैं आपको, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी इस समय कि आप कैसे हम इसको भेजें उसमें, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ से एक लिस्ट मिल गई है, आपको सर्च कर मतलब यहाँ से आपको एक लिस्ट मिल गई, लेकिन इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप देखेंगे ध्यान से। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट मैच यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पे ये 4 हैं, तो दो पे ग्रीन दिखा रहा है, 2 पे ब्लू हो गया, बाकी 3 पे नहीं। तो मैचिंग कितनी हो रही है वो उस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तो आप अपना क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपने पेपर को किसी जर्नल में सबमिट करना चाहते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि उनको इम्पैक्ट फैक्टर देखना होता है, क्योंकि आज के प्रेजेंट के टाइम पर देखा जाए तो इम्पैक्ट फैक्टर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उसमें पेपर आ गया, तो उसके बाद फिर ये होता है कि मैंने बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश किया पेपर, ठीक है। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे ये भी दिखा रहा है टाइम टू फर्स्ट डिसीजन। अब फर्स्ट डिसीजन क्या होता है, टाइम टू फर्स्ट डिसीजन का मतलब ये हुआ 3 वीक यहाँ पे दिखा रहा है। तो टाइम टू फर्स्ट डिसीजन का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई जर्नल आपने पेपर भेजा है, मतलब आपने किसी पेपर को किसी जर्नल में डाल दिया है, ठीक है। आप डालने के बाद उसका जो फर्स्ट डिसीजन होगा, फर्स्ट डिसीजन का मतलब एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या फिर क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बेसिस पे जो फर्स्ट टाइम पे आएगा, ठीक है। लाइक उस फर्स्ट टाइम पे ये तो रिजेक्ट कर देगा, कंडीशन होती है, 2 ही कंडीशन होती है, या तो रिजेक्ट कर देगा और या तो फिर वो अंडर रिव्यू कर लेगा, ठीक है। 2 चीज़ें हुई, या तो रिजेक्ट करेगा और या तो अंडर रिव्यू कर लेगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो भी उसको फर्स्ट डिसीजन में काउंट किया जाता है, और अगर अंडर रिव्यू कर लिया तो भी वो फर्स्ट डिसीजन में काउंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा ओ ए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है ओ ए और एस, ठीक है। ओ ए और एस। अब ओ ए क्या है, मैंने आपको हमारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ओ ए का मतलब ओपन एक्सेस होता है, ठीक है। और एस यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन। मतलब ये हुआ, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि आपका ये जर्नल जो मैंने अपने फर्स्ट पहले नंबर पर सेलेक्ट कर रखा है, ये हाइब्रिड मोड का जर्नल है, ठीक। मतलब ये आपके रिसर्च पेपर जो पब्लिश कर, मतलब आप इसको आप ओपन एक्सेस में भी पब्लिश करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में भी पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। और ओपन एक्सेस के चार्जेस यहाँ पे देख लीजिए $1880 है, ठीक है। $1880 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। 1880 मीन्स $1880। $1880 तो बहुत होता है, अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, ठीक है। तो लाइक अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ओपन एक्सेस में भी है, उनके पास फंडिंग सोर्स नहीं होता है, तो फिर उनको सब्सक्रिप्शन में डालना होता है। कुछ लोग होते नहीं ओपन एक्सेस में, क्योंकि उनके पास फंडिंग सोर्सेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई फेलोशिप वगैरह के बेसिस पे अगर पीएचडी कर रहा होता है तो उनको फंड भी मिलता है पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर उसके बेसिस पे कर रहे हैं तो फिर वो ओपन एक्सेस या फिर सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी हो तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास में नहीं होता है फंडिंग, कोई उनके पास फंड नहीं है जो पब्लिकेशन के लिए यूज किया जा सके, तब वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन मोड में ही पेपर को पब्लिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 24 मंथ, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन 24 मंथ है। तो अब 24 मंथ का ये हुआ कि आपका जो पेपर आप पेपर भेजेंगे तो वो पेपर 24 महीनों के लिए रिजर्व हो जाएगा, कॉपीराइट के ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट, अगर आप कॉपीराइट को ब्रीच करते हैं तो मतलब, या फिर कोई भी पर्सन कॉपीराइट को ब्रीच करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पे ऊपर साइट स्कोर है और यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट दिखा रहा है। अब एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये इसका मतलब ये हुआ, एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे जो पड़ा हुआ 21%, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पेपर आपके लिए, मतलब आपके जो आपने पेपर आपने डाल रखा है या फिर जो पेपर आप डालने वाले हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस रेट दिखा रहा है, नहीं। इसके पास इस साल में जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट आई हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट आई हुई हैं, और उसके बाद उसने कितनी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट की है, इसका मतलब ये होगा जितनी उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट आई हैं और उसमें से कितनी उसने एक्सेप्ट की हैं, तो वो जो परसेंटेज वहाँ से निकला है। मान लीजिए उसके पास 100 मैन्युस्क्रिप्ट आई हैं, 21 मैन्युस्क्रिप्ट उसने एक्सेप्ट की है और बाकी की जितनी 79 मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर उसने जो रिजेक्ट कर दिया है तो वो क्या एक्सक्लूडेड है, ठीक है, वो बाहर चली गई। जो सेलेक्टेड है वो केवल 21% है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रेट जो है वो उसी चीज़ को दिखा रहा है कि कितनी मैन्युस्क्रिप्ट इसके पास आती है और उसमें से कितने मैन्युस्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कभी कभी स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये दिखाता है तो उनको ये लगता है कि एक्सेप्टेंस रेट हमारे मैन्युस्क्रिप्ट का है, जो मैं मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जा रहा हूँ उसके लिए बता रहा है, नहीं, ये टोटल मैन्युस्क्रिप्ट जो उसके जर्नल में पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसकी, ठीक है। और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कोई एक चूज कर लेना है क्राइटेरिया।
तो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि हम इस जनरल में डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको जो और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है, वो हमारा होता है एम स्कोप, ठीक है। तो यहाँ का जनरल का स्कोप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्कोप इसका लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे जनरल स्कोप ये पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और बेनिफिट टू ऑथर ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जनरल का स्कोप ही है। स्कोप का मतलब ये हुआ कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट इस जनरल के स्कोप के अंडर फॉल कर रही है नहीं, ठीक है। लाइक आपने, मैंने बताया जैसे अभी आपने नैनो पार्टिकल पे पेपर बना लिया, ठीक है। आपने नैनो पार्टिकल पे काम करे तो और आपने नैनो पार्टिकल पेपर बना लिया, ठीक है। और अब उसको चाहते हैं कि वो प्लांट साइंस में पब्लिश हो जाए, तो प्लांट साइंस में नहीं, जेनेटिक में पब्लिश हो जाए तो जेनेटिक में नहीं होगा। या तो हाँ हो जाएगा, नैनो पार्टिकल का पेपर जेनेटिक में आ जाएगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन वहाँ पे ये होती है कि आपका कोई ना कोई ऐसा काम हुआ हो ऐसा जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मतलब जेनेटिक का जनरल है कोई अगर हो, तो आपने काम जो किया है उन पे पूरे कामों में से कोई ना कोई ऐसा एक कंटेंट होना चाहिए उसमें, एक आपके पेपर का जो कंटेंट होना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होने चाहिए जो कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग को बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग को बिलोंग कर रहे हैं देन योर पेपर कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस जनरल, मीन्स एनी वन ऑफ द जनरल, नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली जनरल, कैन बी एनी वन। सो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये दूसरा जनरल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो इसके बारे में छोटा छोटा जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सब्जेक्ट एरिया क्या क्या है, इसके सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एक ये तरीका होता है जो मैंने बताया आपको पेपर सेलेक्ट करने का, ठीक है। सॉरी, जनरल सेलेक्ट करने का, जनरल सेलेक्ट करने का एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे जनरल मैंने जैसे दिखा दिया आपको कि लिस्ट बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट है, ये आप इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा होता है वो क्या होगा, एम एंड स्कोप्स। एम्स एंड स्कोप अगर आपका मैच नहीं हो रहा है उस फील्ड में, तब फिर आपका एडिटर आपका पेपर नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपका पेपर नहीं लेगा, कंसीडर ही नहीं करेगा, रिव्यू के लिए ही नहीं कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि एम एंड स्कोप में फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब एम एंड स्कोप के बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये होगा, अगर आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, लाइक आप पीएचडी में इंटर किए हो, 2 साल कर दिया, लेकिन अभी आपके पास 3 साल है, 2 साल में आपने एक पेपर लिख लिया है, ठीक है। तो 3 साल का टाइम है, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है ना ये कि टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, तो फर्स्ट डिसीजन के बेसिस पे यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है, तो एवरेज टाइम दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन, एवरेज टाइम दिखा रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि लगभग कितने दिन में हमारा डिसीजन आ सकता है, 1 महीने में, 1.5 महीने में फर्स्ट डिसीजन आ सकता है, मतलब अंडर रिव्यू कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा इसके बेसिस पे। तो ये भी क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो हमारा एक इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है, ये इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी स्टूडेंट्स जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इम्पैक्ट फैक्टर को ही कंसीडर करते हैं कि कितने इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर है, वो कितने इम्पैक्ट फैक्टर का जनरल है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर आ रहा है, देखिए ये बार बार टर्म आ रहा है, तो हम एक इसका वीडियो अलग से बना देंगे, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, साइट स्कोर क्या होता है, इसके लिए सारी चीज़ों के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो स्टूडेंट्स जनरली क्या कंसिडर करेंगे, इम्पैक्ट फैक्टर को, ठीक है। उसके अलावा तो उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर डाल दोगे तो फिर भाई आपके पैरामीटर के हिसाब से फिर कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और फिर केवल आपके पैरामीटर डिसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि उस जर्नल के अंडर में फिट हो रही हो, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया भी हम 50 इम्पैक्ट फैक्टर वाले में पेपर पब्लिश करना है हमको, उसके नीचे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी 2 इम्पैक्ट फैक्टर वाले के लिए भी नहीं है, तो आप 50 वाला ऐसे तो ले नहीं लेगा, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है आपके पेपर के पब्लिश होने में, पेपर की क्वालिटी, पेपर में आपने क्या एक्सपेरिमेंट रखे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट लगाए हैं उसमें, और क्या क्या चीज़ें, क्या कंटेंट है, कैसे लिखा गया है, ठीक है। इन सब की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनके बेसिस पे पेपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा दूसरा मैं क्राइटेरिया आपको बता दूं, पेपर कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो जर्नल कैसे सेलेक्ट करते हैं सबमिट करने के लिए। तो दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे आपने कोई पेपर लिख रखा है, ठीक है। अब जैसे आपने कोई पेपर लिख रखा है और पेपर लिखने के बाद फिर जैसे आपने पेपर कोई लिखा, तो पेपर लिखने के बाद जाहिर सी बात है कि आप उसमें कुछ रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो कुछ रेफरेंस जो दोगे तो आप अब रेफरेंस वही दोगे जो आपके जर्नल, जो आपके जो कंटेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नैनो पार्टिकल के पेपर लिख रहे हो और उसके बाद नैनो पार्टिकल पे ला करके आप स्पेस साइंस का कोई जर्नल उठा करके उसको रेफरेंस में डाल रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो जब आप लास्ट में जाओगे यहाँ पे रेफरेंस में,
ठीक है। तो रेफरेंस में जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत सारे रेफरेंस होंगे, उसमें कई सारे रेफरेंस होंगे, ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ पे रेफरेंस हमारे पास कई सारे इसमें, ठीक है। अब इसमें रेफरेंस में देखेंगे तो रेफरेंस में भी कई सारे जनरल, जैसे मैंने कीमोस्फेयर का रेफरेंस दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग जनरल का है, तो केमिकल इंजीनियरिंग जनरल का मैंने रेफरेंस दे रखा है। उसके बाद कोलाइड एंड सरफेस साइंस का है, ठीक है। इसमें कई सारे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस जनरल में, इस पेपर को यहाँ से भी फाइंड आउट, जैसे आपको बहुत ज़्यादा जनरल के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आपके पास नहीं है कि जनरल क्या होता है, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो आपका बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप कहीं और ढूंढने के बजाय आप सीधे यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब इसी में से कोई एक जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉलीमर का भी है हमारे पास में, ठीक है। इसमें जो रेफरेंस दे रखा है केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन का भी है, ठीक है। तो अलग अलग इसमें बहुत सारे जनरल है, ठीक है। अब इसमें पूरी लिस्ट आपके पास बनी हुई है, ठीक है। आप बाहर कहीं ढूंढने के बजाय अपने जो रेफरेंस आपने डाल रखे हैं, आप उसमें से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई एक आध रेफरेंस, ठीक है, कोई एक आध जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप जनरल को आप यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप एक, मान लीजिए मैंने ये जनरल सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये जनरल मैंने सेलेक्ट किया, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब इसके बारे में हमको आइडिया लगाना है कि ये जनरल क्या है, हमारे हम स्कोप में फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्या है कैसे है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने कॉपी किया, कॉपी करके आप सीधे जाके गूगल पे पेस्ट करिए, सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। आप यहाँ पे गूगल पे पेस्ट कर दीजिए इसको, और पेस्ट करने के बाद आप सर्च कर लीजिए इसे। पेस्ट किया आपने, सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको ये मिल गया, ठीक है। ये आपका जनरल अप्लाइड पॉलीमर साइंस, ठीक है, जनरल ऑफ अप्लाइड पॉलीमर साइंस। अब यहाँ पे आपका ये आप जनरल के होम पेज पे आ गए हैं, ठीक है। होम पेज पे आते ही ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, आपको जो कुछ भी यहाँ पे पता करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ जनरल के बारे में जो कुछ जानना है यहाँ पे जनरल के बारे में जान जाओगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ऑथर गाइडलाइन, पब्लिकेशन एथिक्स, ओपन एक्सेस, ट्रांसफ़र गाइडलाइन, ठीक है। अब ओपन एक्सेस है या नहीं है इस चीज़ का भी यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे अभी आपके पास कोई भी जर्नल है और आप उसको ये पता करना है कि ये ओपन एक्सेस जर्नल है या नहीं है, तब उसके लिए क्या करेंगे, लाइक में कोई एक साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट, ये भी एक अच्छा जर्नल है, या फिर हम ये हमारा पहले से खुला था ये फ्रंटायर इन साइंस, फ्रंटायर इन साइंस, वो तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, पुरानी वीडियो में सब कुछ बता रखा हूँ कि फ्रंटायर के जितने भी जर्नल्स हैं वो सारे के सारे ओपन एक्सेस ही हैं, ये सब्सक्रिप्शन मोड में नहीं पब्लिश होते हैं, ठीक है। तो इसको तो याद ही, इसको तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि फ्रंटायर वाला कोई भी ओपन एक्सेस में पेपर नहीं, वो ओपन एक्सेस में ही पेपर पब्लिश करता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में कोई पेपर नहीं पब्लिश करता है, ठीक है। बट अगर अदर जर्नल की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको वहाँ पे उसके जर्नल के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ओपन एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, सबमिट आर्टिकल, ब्राउज फ्री सैम्पल इशू, गेट कंटेंट अलर्ट, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल, दिस सब्सक्रिप्शन टू दिस जर्नल, ये सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ओपन एक्सेस है या नहीं, ठीक है। जैसे ये जर्नल है, ये भी ओपन एक्सेस है, ठीक है। ये जर्नल है ओपन एक्सेस है क्योंकि वहाँ पे अभी आपने देखा था ये इसमें ये दिखा रहा था, जैसे अभी मोर पे जाएंगे यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ओपन एक्सेस चार्जेस की बात कर रहा था ये कहीं पे, सब्सक्रिप्शन टू दिस जर्नल, गेट कंटेंट ब्राउज, सॉरी, कुछ कुछ जर्नल हैं जो कि होम पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लगते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नल के होम पेज पर भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे भी हम आपको स्प्रिंजर का कोई एक जर्नल दिखाते हैं, जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके होम पेज पे जाएंगे पहले, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहीं पे लिखा हुआ है सपोर्ट ओपन एक्सेस, ठीक है। तो ये ओपन एक्सेस में भी पब्लिश करता है पेपर, और उसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ओपन एक्सेस, तो ये ओपन एक्सेस के लिए सिर्फ है, ठीक है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी पेपर को पब्लिश करता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी पेपर को पब्लिश करता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी यही कहीं पे होनी चाहिए,
अगर यहाँ भी नहीं मिल रही है आपको तो यहीं कहीं पे आपके पास ऑथर गाइडलाइन होगी, ठीक है। ऑथर गाइडलाइन होगी यहाँ पे, सर्च टू, ये है गाइड फॉर ऑथर। आप यहाँ पे जाएंगे तो गाइड फॉर ऑथर पे जब जाएंगे तो गाइड फॉर ऑथर पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। आप गाइड फॉर ऑथर पे जाएंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होती है। आप कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो PDF डाउनलोड कर लें, चाहे तो एक एक चीज़ें आप देख करके उसमें देखें। तो ये देखिए ओपन एक्सेस, प्लीज़ विजिट अवर ओपन एक्सेस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ओपन एक्सेस के लिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन मोड में भी पेपर को पब्लिश करता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सब्सक्रिप्शन और ओपन एक्सेस दोनों को यूज़ करता है। इसके अलावा हम और एक एग्जांपल दिखा देते हैं स्प्रिंजर का भी। स्प्रिंजर का कोई भी एक जर्नल ले लेते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च, ये है, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंटल साइंस पॉल्यूशन रिसर्च, ये स्प्रिंजर का जर्नल है। स्प्रिंजर एक पब्लिशर, याद रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्प्रिंजर एक पब्लिशर है, और ये वैसे ये दोनों ही मोड में पब्लिश करता है। ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च जर्नल जो है वो दोनों ही मोड में पब्लिश करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे पड़ी होती है। फिलहाल इस समय शायद अपडेट किया गया हाइब्रिड मोड। यहाँ पे देखिए पब्लिशिंग मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड मोड, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडिंग मोड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये हाइब्रिड मोड का मतलब क्या हुआ, ओपन एक्सेस में भी पब्लिश करता है। देखिए कहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। आप जर्नल खोलेंगे, जर्नल के जस्ट नीचे ही है। स्प्रिंजर के केस में है, ये सिर्फ स्प्रिंजर में ऐसा मिलेगा, ठीक है। हर जर्नल जितने भी पब्लिशर है, क्योंकि सभी पब्लिशर का अपना अपना अलग अलग वेबसाइट है, तो उसके हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट उसकी वेबसाइट का करते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंजर के केस में यहाँ पे देख लीजिए हाइब्रिड मोड का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हाइब्रिड मोड, तो ये दिखा रहा है। तो अब इसमें कैसे वर्क करना, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए इसके होम पेज पे इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी दिखा रहा है, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर भी दिखा रहा है, सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन यहाँ भी दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, और इसके अलावा साइट स्कोर क्या होता है, 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ के लिए हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जो सीखा है ये क्या था, ये सब पूरा का पूरा कैसे आपको पेपर फाइंड आउट करना है, किसी भी जर्नल, कोई भी जर्नल कैसे आपको अपने पेपर के रिलेटेड, लाइक आप कोई पेपर आपने लिखा है तो उस पेपर से रिलेटेड कैसे आप जर्नल को फाइंड आउट करेंगे, और कैसे आपको उसको फाइंड आउट करके आपके एम स्कोप में, यानी जर्नल के एम स्कोप में आपका पेपर फिट बैठ रहा हो, तो ऐसे फाइंड आउट करने का वे क्या है। तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड आउट करने के बाद फिर आप अपने जर्नल को, मीन्स उस जर्नल को अपना पेपर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर क्या प्रोसेस होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी इसके लिए मैं एक वीडियो और ले आऊँगा जिसमें आपको ये इस बार पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि जर्नल की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या क्या होते हैं। जैसे जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट आपने कोई जर्नल है, आपने मैन्युस्क्रिप्ट भेजी है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जब उसको मिल जा रही है तो मिलने के बाद वो क्या क्या करता है, उसके साथ प्रोसेसिंग में क्या क्या स्टेप आते हैं, जिसके जिन जिन स्टेप से होकर के आपकी मैन्युस्क्रिप्ट गुजरती है, तब जाके फाइनल डिसीजन आता है उस पर, ठीक है। तो इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कैसे वो प्रोसेस करता है, किस टाइप से क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब आपसे आगे हमारी तरफ से तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।